दिल का दिल से रिश्ता कैसा। रौनक और संकेत दोनों अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। रौनक अपनी माँ के साथ रहता था। रौनक गरीब था और छोटी सी नौकरी करता था, जबकि संकेत एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। दोनों ने गांव में ही घर बनाया हुआ था। रौनक का घर टूटा फूटा था, जबकि संकेत ने कोठी खड़ी की हुई थी। एक दिन संकेत अपने कुछ दोस्तों को शहर से घर लेकर आया। रौनक वहीं खड़ा था। अब ये मनहूस भी दरवाजे पर खड़ा है। आज तो मेरा प्रमोशन होना मुश्किल है। संकेत, ये तेरा भाई है। जब कोई सफल हो जाता है तो सब उसे अपना बनाने आ जाते हैं। कौन हो तुम गरीब लोग? खबरदार किसी गरीब को मेरा भाई बताया तो, वरना यहाँ से निकाल दूंगा। तभी अंदर से संकेत की पत्नी आ गई। क्या आप भी रोज रोज इन गरीब लोगों के मुंह लगते हो? पूछ लो इनसे, अगर कुछ चाहिए तो भीख देकर दफा करो। अच्छा, आज ये भीख है, हम तुम्हारे कुछ नहीं है। मैं तुमको सच बताकर ही रहूंगी। माँ रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ मेरे ऑफिस से बड़े लोग आए हैं और मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। नहीं, आज सबको जानने दे। एक गांव में रौनक और संकेत अपने माँ पापा के साथ रहते थे। रौनक और संकेत दोनों स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन उनके पिता की मृत्यु हो गई और घर में अब कोई कमाने वाला नहीं था। माँ, अब तो सब खत्म हो गया है। पापा की बहुत याद आती है माँ, अब हमारा क्या होगा? अब से तुम्हारी माँ और पापा मैं ही हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं काम करूंगी और तुम खूब पढ़ना। उनकी माँ घरों में काम करने लगी और दोनों बच्चे पढ़ाई पर ध्यान लगा रहे थे, लेकिन बड़े बेटे रौनक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। माँ, अब आप काम मत किया करो। बेटा, घर चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। माँ, अब आप काम मत किया करो। माँ, मैंने अब 12वीं पास कर ली है, अब मैं खुद काम करूंगा। आप घर पर रहो, मैं घर संभाल लूंगा। नहीं रोहन, तुझे आगे पढ़ना चाहिए। ये तुम्हारे पापा का सपना था कि तुम दोनों खूब पढ़ो लिखो और जीवन में अच्छा करो। माँ, मैं संकेत को पढ़ाऊंगा, मैं खूब मेहनत करूंगा और वो जो भी करना चाहेगा मैं उसको कराऊंगा। ठीक है रोहन, जिम्मेदारियों ने तुझे वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया। भैया, मैं आपके सारे ख्वाब पूरे करूंगा, मुझे खूब पढ़ना है। ठीक है संकेत, मैं आज ही अपना कोई काम दिखाता हूँ। रौनक काम देखने चला गया, लेकिन 12वीं के बाद उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकी थी। इसलिए उसने एक सुपरमार्केट में काम करना शुरू कर दिया, जहाँ उसे महीने के 10,000 रुपए मिलते थे। माँ, मेरी नौकरी लग गई है, महीने के 12,000 रुपए मिलेंगे। इतने में तो सब अच्छे से हो जाएगा। हाँ माँ, 5,000 आपको दे दिया करूंगा और 5,000 छोटे की फीस, स्कूल का खर्चा चल जाया करेगा। मेरे पास 2,000 बच जाएंगे और वैसे भी मुझे पैसों का करना ही क्या है। रौनक खूब मन लगाकर काम करने लगा। उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था, तो इसलिए सुपरमार्केट में भी ज्यादा लोग आने लगे। रौनक ने एक साइड बिजनेस का सोचा। रात को 2 घंटे वो चाय और समोसे बनाकर बेचने लगा। रौनक अब खूब मेहनत कर रहा था। दूसरी तरफ संकेत अपने दोस्त से, मेरा भाई एक बड़ी जॉब करता है, मुझे कमाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे महीने के 10,000 मिलते हैं। तेरा भाई पागल है क्या जो तुझे इतने पैसे देता है? पागल ही समझ, वो अनपढ़ है, उसे नहीं पता कि कितने पैसों की जरूरत होती है मुझे। माँ की नजरों में महान बनने के लिए ऐसा करता है। चल उसे भूल जा, अब बियर पीने चलते हैं। हाँ चल लेते हैं, क्लब भी चलेंगे। संकेत रौनक की मेहनत को पानी में बहा रहा था, लेकिन रौनक इस बात से बिल्कुल अनजान था। रौनक चाय समोसे से जो भी पैसे कमा रहा था, उसने सभी पैसे जमा किए हुए थे। जो भी पैसे आप कमाते हो वो तो खर्च हो जाते हैं। भैया, मेरी आगे की पढ़ाई का क्या होगा? संकेत, तो इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं शाम को चाय समोसे भी बेचता हूँ, मैंने उससे भी कुछ पैसे बचाए हैं। भैया, आप इतने छोटे काम भी करते हो। संकेत, अपना मुंह बंद रख और भाई के मेहनत को देख कि वो कैसे इतनी मेहनत करके तुझे पढ़ा रहा है। उसने अपने भविष्य की भी चिंता नहीं की। सॉरी भाई, मुझे अब इंजीनियरिंग करनी है, तू फिक्र मत कर छोटे, जो भी करना है वो कर और खूब पढ़, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। रौनक ने अपने बचे हुए पैसे और कुछ कर्ज लेकर संकेत को दे दिए। वो शहर पढ़ाई करने चला गया। रौनक हर महीने संकेत को खर्चा भेजता रहा और रौनक इंजीनियर बन गया। उसकी एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। संकेत, ये है तेरा सच। एक भाई ने इतना किया और तू ये कर रहा है। माँ रहने दो, ये छोटा है ना, इसे कुछ मत कहो। संकेत को ऑफिस के लोग भी उसे हीन दृष्टि से देखने लगे। वो बहुत शर्मिंदा हो गया। भैया, मुझे माफ कर दो, आपने सब कुछ किया, अपनी जिंदगी भी मुझे दे दी, लेकिन मैंने आपके साथ ये किया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं छोटे, मैंने तेरी बात का कभी बुरा ही नहीं माना।
माँ अब भी मुझे माफ कर दो, अब से हम सब एक ही घर में रहेंगे। और भैया आज से आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने पूरी जिंदगी मेरे लिए लगा दी, अब मेरी बारी है। रौनक और माँ की आंखें भर आई। उन्होंने संकेत को गले लगा लिया और पूरा परिवार एक साथ रहने लगा। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं करते। एक शहर में पम्मी अपने बेटे सोहन और बहू मिनी के साथ रहती थी। परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। तीनों मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। पम्मी को किसी काम से मार्केट जाना था। मुझे मार्केट जाना है। ठीक है माँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अरे तू क्यों बेकार परेशान होता है, मैं चली जाऊंगी। माँ मुझे उस साइड काम है। ठीक है, पहले तू ही जा। नहीं आप चले जाओ। पम्मी मार्केट चली गई। माँ को आज क्या हो गया है? हाँ, ऐसा तो कभी नहीं करती है। हो सकता है कि वो हमारे लिए कोई सरप्राइज तैयार कर रही हो, इसीलिए अकेले गई है। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन इस बात को इतना सीरियस क्यों लेना है? हाँ ठीक है, मैं भी मार्केट हो आता हूँ। सोहन भी पम्मी के पीछे पीछे मार्केट चला गया। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा और पम्मी रोजाना इसी तरह घर से जाने लगी। आज हम भी कहीं घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर एक कैफे में चलेंगे। मिन्नी और सोहन तैयार होकर एक कैफे में पहुंच गए और वहां उन्होंने अपना ऑर्डर दे दिया। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मिन्नी की नजर बराबर वाली टेबल पर पड़ी, जिस पर पम्मी एक आदमी के साथ बैठी थी। एक ही कप में कॉफी पी रहे थे। हम सही सोच रहे थे कि मम्मी जी हमें कोई सरप्राइज देंगी, तो देखो मिल गया। सोहन ने उधर देखा तो उसके भी होश उड़ गए। तभी पम्मी भी इन दोनों को देख चुकी थी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमारा तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं। इनका नाम दुष्यंत है। घर आने में शर्मा रहे थे तो मैं यहाँ आ गई। अच्छा, तो रिश्तेदारों से ऐसे मिलते हैं और एक कप में कॉफी पीते हैं। हम दोनों घर जा रहे हैं, आपको जब आना हो आ जाना। सोहन और मिन्नी गुस्से में घर चले गए। मैं इसीलिए कह रहा था कि हमारा रोजाना मिलना ठीक नहीं है। मुझे क्या पता था कि यहाँ आ जाएंगे। अब घर चलो और इन दोनों को सब सच सच बता दो। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तो ठीक है, मैं खुद ही जाकर बता देता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। मुझे तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुननी। दुष्यंत ने पम्मी की बात नहीं मानी और उसके घर पहुंच गया। पीछे से घबराते हुए पम्मी भी पहुंची। अच्छा, तो आपकी शर्म खत्म हो गई और आप यहाँ तक आ गए। शर्म मेरी नहीं, तुम्हारी खत्म हुई है। अच्छा, चोरी और फिर सीना चोरी। पम्मी का त्याग तुम क्या समझोगे बेटा, ये तुम्हें समझ नहीं आएगा। जितना इन्होंने किया है ये तो हर माँ करती है अपने बच्चे के लिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पम्मी ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, तब ये क्या कह रहे हैं आप? यही सच है। आज से 25 साल पहले हम दोनों शादी करने वाले थे। तभी एक दिन उदास पम्मी मेरे पास आई। क्या हुआ पम्मी, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरी बड़ी दीदी और जीजा जी दोनों कार एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए। अब उनका 1 महीने का बेटा है सोहन। ठीक है पम्मी, उसे हम अपना बेटा बनाकर रख लेंगे। सॉरी दुष्यंत, मैं अब शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि फिर मैं सोहन को इतना प्यार नहीं दे पाऊंगी। लेकिन जब सोहन पूछेगा कि उसका पिता कहाँ है, कह दूंगी कि वो इस दुनिया में नहीं है। ठीक है पम्मी, मैं भी जीवन भर कभी शादी नहीं करूंगा। बस उसी दिन से पम्मी ने सारा जीवन तुम्हें दे दिया। सोहन और मिनी ने पम्मी को गले से लगा लिया और रोने लगे। हमें माफ कर दो माँ, जन्म देने वाली से तो पालने वाली बड़ी होती है, और आपने तो पूरी जिंदगी मुझे दे दी। कोई बात नहीं सोहन, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। तो अब एक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। क्या? हमें अब मम्मी की शादी करा देनी चाहिए। अरे पागल हो, क्या कहेंगे सब कि सास की शादी हो रही है? लोगों को कहने दो, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। अच्छा ठीक है, लेकिन इस उम्र में शादी? हाँ तो क्या हुआ? और कौन करेगा अब शादी? अरे पापा जी है ना अभी कुंवारे, तो कर ही लेंगे। मैं तो तैयार हूँ भाई, तो फिर देर किस बात की है? अभी पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवाते हैं और शादी की तैयारी करते हैं। सोहन और मिनी ने पंडित जी को बुलाया और शादी की तारीख निकलवाई। फिर दोनों ने सारी तैयारियां की और दोनों की शादी धूमधाम से करा दी। फगुनिया अपने घर में बड़ी ही शान से रहती थी। बात बात में उसे अपने बिहार की बातें याद करना बहुत पसंद था। जब भी कोई आता तो वो अपने बिहारी गांव की बातें जरूर करती। भाई साहब, ई तो छोटी सी बात है, हमाऊ बिहार में तो बहुत ही ताजी सब्जी मिलत रहित। बहन जी, ई फिल्म तो कुछ नहीं, हमारी भोजपुरिया फिल्म देखी रही, ओ पिक्चर में होवत रहित मजा तो। फगुनिया को बात बात पर
अपना भोजपुरी अंदाज बीच में घुसाना बहुत पसंद था। अक्सर फगुनिया इस बात से लोगबाग और उसका बेटा शरद परेशान हो जाता था। माँ, क्या तुम हर किसी के सामने ये भोजपुरी बोलने लग जाती हो? और यहाँ पर भी बहुत सी चीजें अच्छी हैं, तुम इनकी कदर क्यों नहीं करती? लो कर लो बात, अब हमारी बोली बेटे को खटकन लागत रही। बाबू भूलो नाही, अपना देश तो अपना ही होवे, बाकी सब परदेश हैं। और हाँ, देख लेना, शरद बहुरिया तो हम बिहार से हिलाएंगे, फिर करना तुम लिबर लिबर। हाँ। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था और शरद ने लव मैरिज कर ली, पर लड़की बिहार की नहीं थी। फगुनिया ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और एक दिन वो रोने लगती है। हाय रे मैया, जे का हो गया, मेरे तो भाग ही फूट गए। तभी फगुनिया की बहू रीटा और शरद आते हैं। माँ जी, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? सब तेरी ही वजह से हुआ है लड़की। देख, शरद ने टीवी में से भोजपुरी चैनल भी कटवा दिया। वो माँ, मेरी रीटा को इंग्लिश मूवीज देखनी थी, तो मैंने कुछ दिन के लिए ये चैनल लगवा दिया। देखो, बहुरिया के आते ही कैसे उसके पल्लू से चिपक गया है। अगर हमार बिहार की छोरी आती तो वो मेरा सब कहना मानती। अब फगुनिया की रोज रोज की झिकझिक से तंग आकर एक दिन शरद ने उसे कमरे में बंद रहने के लिए कह दिया। आज तो तुम अंदर ही रहोगी माँ, अपने इस भोजपुरी टीवी के साथ। रीटा तुम्हें अंदर ही खाना दे देगी, और जब तक मैं ना कहूं चुपचाप अंदर ही पड़ी रहना। शरद का ऐसा कठोर बर्ताव देख फगुनिया बहुत उदास हो जाती है। शरद डार्लिंग, आज रात को ऑफिस से बॉस और 2 क्लाइंट घर आ रहे हैं, तो मैं डिनर बाहर से मंगाकर प्रेजेंटेशन की तैयारी कर लेती हूँ। जैसा तुम्हें ठीक लगे जान। और शरद चला जाता है। रात को रीटा और शरद के बॉस और दोनों क्लाइंट्स आ जाते हैं। हेलो शरद, मीट विद मिस्टर श्याम सिंह फ्रॉम बिहार, और ये है मिस्टर बांके फ्रॉम पटना। ये सुनते ही रीटा और शरद एक दूसरे की ओर देखते हैं। बिहार? हाँ भाई, दोनों की खातिरदारी करना आज तुम्हारा काम है। और रीटा खाना परोसने लगती है। ये तो सब कुछ इंग्लिश खाना है। हाँ शरद, तनिक चोखा लिट्टी, मेरा मतलब लिट्टी चोखा भी ले आओ। अब रीटा और शरद ये सब देखकर तो हवा निकल चुकी थी। रीटा, अगर माँ को हम साथ रखते तो सब आसान हो जाता। हाँ शरद, आज माँ जी की भोजपुरी की कीमत मुझे समझ आ रही है। फगुनिया खिड़की से अपने बहू बेटे की परेशानी देख रही थी। इतनी सी बात पर परेशान हो गए मेरे बच्चे लोग। और फगुनिया टीवी ऑन कर भोजपुरी गाना लगाती है और फुल वॉल्यूम कर देती है। गाने की आवाज बाहर आने से बांके और श्याम भी धुन में मस्त हो जाते हैं। तब फगुनिया अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और नाचती हुई बाहर आती है। अरे जिया है बिहार के लाला, हो जिया है बिहार के लाला। अरे, ये ढिंचक माँ जी कौन है? ये मेरी माँ है। वाह माँ जी वाह, ऊ लगाइए ना, लगावे लू जो लिपस्टिक, सबका फेवरेट है। और फगुनिया ट्रैक प्ले करती है और सब लोग उस पर थिरकने लगते हैं। शरद और रीटा भी खुशी से नाचते हैं। तभी फगुनिया रुकती है। परदेश में अपना शहर का जब कोई मिल जाता है तो ऐसन ही मजा आवत रही, क्यों बेटा? हाँ माँ जी, बहुत सही कहा। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तुम सब बैठो, मैं अभी लिट्टी चोखा बनाकर लाती हूँ। और फगुनिया लिट्टी चोखा बनाकर सबको खिलाती है। सब मजे से खाते हैं और बाकी और श्याम तो इतने खुश थे कि शरद और रीटा को तुरंत ही प्रोजेक्ट दे देते हैं। सब खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। रीटा फगुनिया के पांव पड़ती है। माँ जी, मुझे माफ करना, मैं मॉडर्न बनने के चक्कर में ये भूल गई कि हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे असल संस्कार क्या है। ये बात तो आज मेरी बहुरिया बड़े पते की बोली। कोई ना तो दुख मत कर और लिट्टी चोखा खा। और अब से रीटा और फगुनिया मिलकर रहने लगे। और अब तो रीटा भी भोजपुरी गाना गुनगुनाने लगी थी। अब फगुनिया भी खुश रहती थी। एक दिन जब ऑफिस से शरद वापस आता है तो देखता है दोनों सास बहू भोजपुरी ट्रैक पर ठुमके लगा रही थी। रीटा, क्यों तुम भी रंग गई अपनी भोजपुरी सास के रंग में? हम तो रंग लिए, अब तुम भी रंग लियो शरद बाबू। वाह मेरी मॉडर्न भोजपुरिया बहुरिया। और तीनों मजे से नाचने लगते हैं। लाचार बाप।
एक शहर में नंदू अपने पुत्र रोहन के साथ रहता था। रोहन की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। नंदू ने ही रोहन को पाल पोस कर बड़ा किया था। नंदू रिक्शा चलाता था, लेकिन रोहन अब समय के साथ बिगड़ता जा रहा था। एक दिन रोहन रात को बहुत लेट आया। रोहन तू कहाँ घूमता है? समय से घर आ जाया कर। मैं ऐसे ही घूमूंगा। रोहन तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है भला? आपने किया ही क्या है मेरे लिए जो तमीज से बात करूं आपसे? तुझे इतना बड़ा किया है मैंने, पढ़ाया लिखाया है। क्या फायदा से पढ़ने लिखने का जिसमें मुझे कभी इज्जत ही नहीं मिली। सब कहते हैं कि वो देख रिक्शे वाले का बेटा है ये खा के इज्जत दी है आपने। कोई ढंग का काम भी कर सकते थे आप। मैंने जो भी किया हो, लेकिन तेरे लिए तो हमेशा किया ही है ना। क्या किया है आपने? मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, लेकिन आपने मुझे अभी तक बाइक नहीं दिलवाई। बाइक दिलाने की मेरी औकात नहीं है, तो फिर पैदा ही क्यों करते हो? जब तू बाप बनेगा ना तो तुझे पता चलेगा। रोहन अपने कमरे में चला गया। नंदू सोच में पड़ गया, क्योंकि ये बात नंदू के पिता रामू ने भी एक दिन उससे कही थी। सच में कितना लाचार बाप हूं मैं। नंदू अपने पिता रामू के पास बैठा था। तुम्हारा ये इधर उधर घूमना कब तक चलता रहेगा? दोस्तों के साथ तो घूमना चाहिए। देख, मैं तो किसी मजबूरी की वजह से बिना पढ़े लिखे ही रह गया, लेकिन तू पढ़ लिख ले, नहीं तो तुझे भी मेरी तरह खेतों में काम करना पड़ेगा। तुम खुद तो कुछ उखाड़ नहीं पाए और अपनी कमजोरियों को अब मजबूरी बता रही हो। परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसीलिए मैं पढ़ नहीं पाया। मुझे नहीं पढ़ना अब। ठीक है, तो खेतों में काम कर अब। क्या? मैं अब खेतों में काम करूंगा? इस खेत से उपजा हुआ तू ही खाता है, तो खेती करने में क्या दिक्कत है? ये खेती मेरे ऊपर सूट नहीं करती है। मैं तो अपना बिजनेस करूंगा, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। वो कहां से लाएगा तू? खेत कब काम आएगा? क्या? देख नंदू, खेत मेरी माँ है और मैं इसे बेच नहीं सकता हूं। आपके मरने के बाद मैं तो वैसे भी बेचूंगा, तो अभी बेच दो ना। नंदू, अपनी जबान संभाल कर बात कर। मैं अपने जिंदा रहते हुए ये जमीन नहीं बेच सकता हूं। तो फिर मर जाइए। तू अपने बाप को मरने के लिए बोल रहा है। जो बाप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता, उसका मर जाना ही ज्यादा ठीक है। जब तू बाप बनेगा ना, तब तुझे समझ में आएगा। रामू की आंखों से आंसू आ गए और उसने कुछ दिनों में ही सारा खेत बेचकर सारे पैसे नंदू को दे दिए और खुद मजदूरी करने लगा। ठीक है, अब मैं इनसे बिजनेस करूंगा और जो आप सारी उम्र नहीं कर पाए मैं वो करूंगा। पूरी उम्र में जितना आपने पैसा नहीं कमाया होगा, मैं 1 साल में कमा लूंगा। नंदू ने अपने सारे पैसे एक कंपनी में लगा दिए और खुद जुआ और नशे में लग गया। वह दिन रात इधर उधर घूमता था। जब एक दिन वो कंपनी पहुंचा तो देखा कि कंपनी डूब चुकी थी। ये क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथ से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैंने सारा पैसा डुबा दिया। अब कौन सा मुंह लेकर पापा के पास जाऊं? मैंने तो इतनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं की। नंदू ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अब नंदू ने उधार पैसे लेकर एक रिक्शा खरीदा और रिक्शा चलाकर पेट पालने लगा। जमीन बिक जाने के सदमे में रामू की भी कुछ दिनों में ही मौत हो गई थी। मुझे सही बोला था कि जब मैं बाप बनूंगा तो मुझे समझ आएगा। आज मैं कितना लाचार हूँ। तभी रोहन बाहर निकल कर आया। पापा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। रोहन, तू कहीं मत जा। तुझे जो भी चाहिए मैं ला कर दूंगा। कोई बात नहीं, मैं खुद सब कुछ कमा लूंगा। नहीं, तू घर से मत जा। मैं तेरे लिए सब कुछ लाऊंगा। मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे जो भी चाहिए मैं खुद ले सकता हूँ। रोहन बाहर काम करने चला गया और फिर उसको पैसे की वैल्यू समझ में आई। मैं पापा को और मेरे उन दोस्तों को जो मुझे चिढ़ाते हैं, उनको कुछ करके दिखाऊंगा। रोहन दिन भर नौकरी करता और रात में एक क्लब में एक वेटर का काम करने लगा। कुछ ही साल में उसने काफी पैसे बचा लिए और फिर एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। नंदू भी उस दुकान पर आया। रोहन, तू इतना सुधर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। पापा, मैंने जीवन में तेरे भविष्य के लिए थोड़े से पैसे बचाए हैं। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे खुद अपने पैरों पर खड़े होना है। कुछ ही सालों में रोहन के पूरे देश में चाय की ब्रांचेस खुल गई और अब वो एक ब्रांड बन चुका था। रोहन के पास अब कार, बाइक का एक कलेक्शन था। यह देख नंदू भी बहुत खुश था। हिटलर बहू। एक शहर में शकुंतला अपने बेटे नितिन के साथ रहती थी। नितिन एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था।
शकुंतला ने अपने बेटे की शादी गांव की एक साधारण सी लड़की से करा दी, क्योंकि ये शकुंतला की आखिरी इच्छा थी। सुबह को शकुंतला देर तक सो रही थी, तभी रेशमा आई और बर्तन फेंकने लगी। बर्तनों की आवाज से शकुंतला घबरा कर उठी। क्या हुआ बहू, तू बर्तन क्यों फेंक रही है? यहाँ सब कुंभकर्ण है, इसलिए ढोल तो बजाने ही पड़ेंगे। मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? कुछ और फेंक कर बताऊं कि सुबह हो गई है? नहीं नहीं, मैं उठ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आकर नाश्ता बनाओ, देर हो रही है। हे भगवान, मैंने तो एक सीधी सी बहू मांगी थी, क्या गांव की लड़की भी हिटलर बहू हो सकती है? शकुंतला जल्दी से अपने काम निपटा कर किचन में पहुंच गई। एक दिन दोनों सास बहू बाजार में सब्जी लेने गई थी। रास्ते में एक महिला ने कूड़ेदान को सड़क पर ही पलट दिया। यह देखकर रेशमा बोल पड़ी। आंटी जी, आपने कूड़ा यहाँ क्यों डाला है? तुझे इससे मतलब? मेरा कूड़ा जहाँ मर्जी वहाँ डालूंगी? मुझे मतलब है, क्योंकि ये देश मेरा है। तू अपने घर चल, हमें इससे क्या ही लेना है? हमारे घर के बाहर तो नहीं फेंका है ना? हम सब यही कहते हैं कि हमारे साथ नहीं हुआ, इसलिए सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, तू ही है समाज सुधारक, तू ही बताएगी कि किसको क्या करना चाहिए। मैंने आपका वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है, अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। अरे अरे बहू, छोटी छोटी चीजों पर कौन वीडियो बनाता है? मेरा पैर फिसल गया था और ये कूड़ा यहाँ गिर गया, मैं अभी साफ कर देती हूँ। महिला ने सड़क की सफाई कर दी। बहू, अब वो वीडियो डिलीट कर दे। अचानक से ये बदलाव कैसे आ गया आंटी जी? शकुंतला बहन, समझाओ ना बहू को कि वीडियो डिलीट कर दे। आंटी जी, मैंने आपकी कोई वीडियो बनाई ही नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला था। सच में ऐसे ही बोला था? फिर ठीक है। रेशमा और शकुंतला अपने घर चली गई। उनके जाने के बाद पड़ोस की महिला बात करने लगी। इनकी बहू तो बड़ी हिटलर है, इन्होंने सर चढ़ा रखी है। हमारी बहू बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, जुबान बाहर नहीं निकाल सकती है। हाँ, कुछ ज्यादा ही हो रही है इनकी हिटलरगिरी। दोनों महिला आपस में बात करते हुए चली गईं। एक दिन शकुंतला से मिलने उसकी फ्रेंड आई। शकुंतला ने टेबल पे पहले से ही सारी तैयारी की हुई थी। शकुंतला, मेरे आने से पहले ही सारी तैयारियां कर ली है? मैंने नहीं किया ये सब। और फिर किसने किया? मेरी बहू ने तेरे आने से पहले ही ये कर दिया था। बहुत ही सुशील और संस्कारी बहू है। तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मैं तो अपनी बहू से बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? ऐसी कैसी है तेरी बहू? मेरी कोई बात ही नहीं सुनती, बहुत बेकार है। मेरी बहू तो गाय है, गाय, बिल्कुल मुंह ही नहीं खोलती। तभी रेशमा अंदर से बाहर आई। माँ जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ सारा काम निपटा लेना, खाना बनाकर रखना। रेशमा कहकर चली गई। शकुंतला की फ्रेंड यह देखकर हंसने लगी। चल, तू संभाल अपनी गाय को, मैं जा रही हूँ। अरे सुन तो सही। नहीं, अभी जा रही हूँ, और हाँ, काम समय पर निपटा लेना, वरना तेरी हिटलर बहू तुझे नहीं छोड़ेगी। शकुंतला फ्रेंड के सामने हुई बेइज्जती से परेशान हो गई और वह अपनी पसंद को कोसने लगी। शाम को जब शकुंतला का बेटा नितिन घर आया तो उसने अपना दुख बताना शुरू किया। मैं रेशमा से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ माँ, आपने तो अपनी पसंद की बहू खोजी है। लेकिन मैं इससे बहुत परेशान हूँ, ये बिल्कुल हिटलर है। माँ गांव की है, ऐसा कैसे हो सकता है भला? लेकिन ऐसा हो रहा है। माँ, शादी से पहले भी मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि शहर और गांव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि उसको संस्कार कैसे मिले हैं। क्या करूं मैं, मेरा तो जीवन ही खराब हो गया है। अच्छा तू बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ। शकुंतला खाना लेने चली गई। अगले दिन शकुंतला से 2-3 महिलाएं आकर लड़ने लगी। आवाज सुनकर रेशमा भी बाहर गली में आ गई। हिटलर बहू की शक्ल देखकर सभी चुप हो गए। क्या हुआ आंटी जी, मेरी सास से कुछ गलती हुई है क्या? हाँ, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो रेशमा। देखो ना, तुम्हारी सास बहुत ही बेकार है। अच्छा? हाँ, और नहीं तो क्या, ये जानबूझकर हमसे लड़ती है और घर पे भीगी बिल्ली बनकर रहती हैं। बहुत समझदार हो आप सभी। हाँ, अपनी सास को घर लेकर जाओ। माँ जी, मेरा डंडा लेकर आओ। क्यों? माँ जी, बाहर वालों के मन में एक भ्रम पैदा हो गया है, वो मिटाना है। कैसा भ्रम? यही कि अगर हम अपने घर पर लड़ते हैं तो बाहर के लिए भी लड़ेंगे।
हम हमेशा एक हैं। वो तो माँ जी की सोच बदलनी थी कि गांव और शहर में कुछ फर्क नहीं होता है। मैं इसलिए ऐसा कर रही थी। मुझे माफ कर दो माँ जी। शकुंतला की आंखों से आंसू आ गए। हाँ बहू, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। बाकी महिलाएं वहां से चुपचाप चली गईं। दोनों सास बहू भी खुशी खुशी घर में गईं और अब रेशमा शकुंतला का पूरा ध्यान रखने लगी।